चैप्टर 5 क्या है, खनिज और सेल से रिलेटेड आपकी स्टडी है। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, और सेलों से हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से अवसादी सेल कौन सी होती हैं, आग्नेय सेल कौन सी होती हैं और कायंत्रित सेल कौन सी होती हैं। इन 3 तरह के सेलों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खनिजों के बारे में देखते हैं। पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस रूप में और आंतरिक परत में ये गर्म व पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए, ये आपने जब पृथ्वी की संरचना पढ़ी थी तो उसमें भी आपने देख लिया था कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, ठीक है, उसका जो बाहरी परत है वो ठोस रूप में है और जो उसकी आंतरिक परत है वो गर्म एवं पिघली हुई अवस्था में है। पृथ्वी की संपूर्ण परपट्टे पर लगभग 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है। वो 8 तत्व कौन से हैं देखिए, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम और मैग्नीशियम से बना हुआ है। जो शेष देखिए 98% इन 8 तत्वों से मिलकर बना है। शेष भाग बच गया 2%, उसमें कौन कौन है, टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल एवं अन्य पदार्थ है। भूपरपट्टे पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि सामान्यतः ये एक दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। और जो ये विभिन्न प्रकार के, देखिए ये क्या कहता है इसमें कि भूपरपट्टे पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते, मतलब एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ठीक है, ये तत्व दूसरों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। और जो वो साथ मिलकर जिन पदार्थों का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। उनको किस नाम से जाना जाता है, खनिज के नाम से जाना जाता है। जो हमारे अलग अलग तत्व एक दूसरे के साथ मिलते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है। ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, यद्यपि स्थलमंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है, जिससे खनिजों के अनेक किस्में बनती हैं। भूपरपट्टे पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है और उनको नाम दिया गया है, लेकिन इनमें से सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ जो हैं वो 6 प्रमुख खनिज समूहों से संबंधित होते हैं, जिनको सेलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा ही खनिजों का मूल स्रोत है। ठीक है, खनिजों का मूल स्रोत क्या है, जो बेसिक सोर्स यदि हम देखें तो वो क्या है, मैग्मा ही है। मैग्मा आपको पता है पृथ्वी के अंदर की तरफ लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो कहता है इस मैग्मा के ठंडे होने पर खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं, और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर सेल बनाता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। कौन कौन से खनिज, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ हैं, तथा ये ठोस, तरल एवं गैस रूप में पाए जाते हैं। अब धात्विक खनिज देखते हैं। धात्विक खनिज कौन से होते हैं भाई, धात्विक खनिज 3 तरीके से इसने विभाजित किया है। एक तो वो होते हैं जो बहुमूल्य होते हैं, ठीक है, जैसे स्वर्ण है, चांदी है, प्लेटिनम है। लौह धातु वाले कौन से हैं, लौह एवं स्टील के निर्माण के लिए लौह में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं। अलोह कौन से हैं, ताम्र है, शिक्षा है, जिंक है, टिन है, एल्युमिनियम है। ठीक है, ये सारे के सारे हैं। फिर उसके बाद अधात्विक के बारे में देखते हैं। इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते, जैसे कि गंधक, फॉस्फेट, नाइट्रेट अधात्विक खनिज हैं। सीमेंट अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। अब सेलों के बारे में स्टडी करते हैं। पृथ्वी की परपट्टी सेलों से बनी है। सेलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। देखिए, पृथ्वी की जो ऊपर वाली परपट्टी जिस पर हम रहते हैं वह सेलों से बनी हुई है, और सेलों का निर्माण एक या एक से अधिक खनिज पदार्थों से मिलकर बना है। सेल कठोर, नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती हैं, जैसे कि ग्रेनाइट कठोर और सेल खड़ी नरम होता है। गैब्रो काले रंग का होता है। क्वार्ट्राइज दूधिया श्वेत हो सकता है। सेलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता है। सेलों में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ फेल्ड्स्पर तथा क्वार्टर्स हैं। अब देखिए, सेलों एवं स्थलाकृतियों तथा सेलों एवं मृदा में निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री को सेलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। सेलों के विभिन्न प्रकार हैं, ठीक है, जो 3 समूहों में विभाजित किए गए। सबसे पहले आग्नेय, सेकंड अवसादी, और तीसरी कौन सी है, कायंत्रित सेल है। तो सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे वो आग्नेय सेल से रिलेटेड। देखिए, आग्नेय सेल नाम से क्लियर है आग, ठीक है, मतलब
मैग्मा और लावा से जो घनीभूत है, ठीक है। अवसादी मतलब अवशेष, ठीक है। जो फॉसिल्स फ्यूल वगैरह से जो भी खनिज पदार्थ बनते हैं, ठीक है, वो अवसादी सेलों के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला। कायांतरित सेलों मतलब जिसने अपने रूप को प्रवर्तित कर लिया, उसे क्या कहा जाता है? कायांतरित सेल कहा जाता है, ठीक है। जो हमारी प्राथमिक रूप से सेल मौजूद हैं वो कौन सी हैं? आग्नेय सेल हैं, देन आफ्टर अवसादी और कायांतरित हैं। अब इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं वन बाय वन। देखिए, आग्नेय सेल। आग्नेय सेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है, अतः इनको प्राथमिक सेलें भी कहते हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय सेलों का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए, आग्नेय सेल क्या होती हैं? आग्नेय सेल जो होती हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा एवं लावा से होता है। प्राथमिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। मैग्मा जब ठंडा होता है उसके बाद ही आग्नेय सेलों का निर्माण होता है। इग्नियस लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? अग्नि है। मैग्मा के विषय में तो आप पहले से ही जानते हैं, जो पृथ्वी की निचली सतह में पाया जाता है मैग्मा, और यदि वह बाहर आ जाता है पृथ्वी की सतह से तो उसे क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। फिर कहता है ये, जब अपनी ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो ये आग्नेय सेल कहलाता है। ठंडा तथा ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी के परपट्टे तथा पृथ्वी की सतह पर हो सकती हैं। आग्नेय सेलों का जो वर्गीकरण है वो उनकी बनावट के आधार पर किया गया है। इसकी बनावट इसके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। देखिए, यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण कण जो हैं वो छोटे व चिकने हो सकते हैं। देखिए, यदि धीरे धीरे यदि ठंडे होने का कूलिंग प्रोसेस स्लो है तो फिर ये कहता है कि खनिज के कण कैसे होंगे? बड़े हो सकते हैं। शीघ्र ही शीतल हो जाते हैं तो वो छोटे एवं चिकने होंगे। शीतलता की मध्यम परिस्थितियों में होने पर आग्नेय सेल को बनाने वाले कण मध्यम आकार के होते हैं। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखीय, ब्रेशिया एवं टफ आग्नेय सेलों के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स दे दी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आग्नेय शैलें क्या होती हैं, ठीक है। जो मैग्मा और लावा के ठंडे होने से जिनका निर्माण होता है वो आग्नेय शैलें कहलाती हैं। इग्नियस जो वर्ड है, ठीक है, आग्नेय सेलों को इग्नियस रॉक भी कहा जाता है। इग्नियस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है और इग्निस का मतलब ही आग होता है, ठीक है। जो आग्नेय सेलें हैं उनका जो वर्गीकरण किया गया है, ठीक है, वर्गीकरण भी उनकी बनावट के आधार पर किया गया है। यदि वह धीरे धीरे ठंडी होती है तो उसके जो कण होंगे वो काफ़ी बड़े बड़े होंगे, और यदि उसके जो प्रोसेस है ठंडे होने का वो जल्दी होगा तो उसके कण क्या हो सकते हैं? चिकने हो सकते हैं और छोटे हो सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए गए हैं, जैसे ग्रेनाइट है, गैब्रो, पेगमेटाइट है, बेसाल्ट है, ठीक है। ये सारे के सारे आपको आग्नेय सेल से रिलेटेड जो भी खनिज हैं उनके उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, अवसादी सेलों के बारे में देखते हैं। अवसादी सेल को सेडिमेंट्री रॉक भी बोला जाता है, और अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द किससे हुई है? सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की सेलें आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित अपक्षयकारी कारकों की प्रति अनावर्त होती हैं, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। जो भी ये सेल हैं ये विभिन्न प्रकार के विखंडों में विभाजित हो जाती हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन होता है और निक्षेप होता है। संघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ सेलों से प्रणित हो जाते हैं और यह प्रक्रिया सिलिब्यूवन कहलाती है, ठीक है, सिलिब्यूवन कहलाती है। बहुत से अवसादी सेलों में निक्षेपित परतें सिलिब्यूवन के बाद अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारण वश बालुकाश्म सेल जैसी अवसादी सेलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतह होती हैं। निर्माण पत्ती के आधार पर सेलों का वर्गीकरण 3 समूहों में किया गया है। यांत्रिकीय रूप से जो निर्मित होती हैं बालुकाश्म, पिंडशिला, चूना प्रस्तर, सेल विमृदा। कार्बनिक रूप से कौन सी होती हैं भाई? चूना पत्थर, खड़िया, गिजाराराइट, कोयला इत्यादि। रासायनिक रूप से चूना पत्थर, हेलाइट, पोटाश, ठीक है। अब कायांतरित सेलों का देखते हैं। कायांतरित का अर्थ ही क्या होता है? रूप में परिवर्तन, जो उसका स्वरूप है उसमें परिवर्तन आ जाना।
दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। ठीक है, ये सेलें कब होता है इनका निर्माण? जो दाब में, ठीक है, जो प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर में जब चेंजेस आए तो इन सेलों का निर्माण होता है। ठीक है, इन्हें जो डिनोट किया गया वो किस तरीके से? PVT, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये जो सेलें हैं दाब, आयतन तथा तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती हैं। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण सेलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं, जब हमारी जो प्लेट्स हैं जो वो खिसक जाती हैं, सेलें नीचे की तरफ खिसक जाएंगी। जब भूपृष्ठ से उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सेलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी सेलों के कारण निचली सेलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है। देखिए, जो ऊपर वाली सेल है उनकी वजह से जो नीचे वाली सेल हैं उन पर अत्यधिक दाब पड़ता है तो कायांतरण होता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक सेलों में यांत्रिक विभेदन एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरित कहलाता है। ऊष्मीय कायांतरण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। ऊष्मीय कायांतरण दो तरह का होता है। देखिए, पहले वाला संपर्क कायांतरण और दूसरे वाला प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क रूपांतरण में सेलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती हैं। जो सेलें जो होंगी वो ऊपर आते हुए मैग्मा और लावा के संपर्क में आएंगी तथा उच्च तापमान में सेलों के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसकी वजह से उन सेलों का पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। अक्सर सेलों में मैग्मा तथा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जब मैग्मा और लावा के टच में आए तो इनके योग से नए पदार्थ उत्पन्न होंगे। प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान, देखिए यहाँ जो मैंने बात की थी वहाँ पर क्या दे रखा है, जो संपर्क रूपांतरण होगा उसमें क्या होगा, जो सेलें होंगी गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा लावा के संपर्क में आएंगी, जिसकी वजह से उनका पुनः क्रिस्टलीकरण होगा। और जब पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तो मैग्मा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। प्रादेशिक कायांतरण में क्या होता है, उच्च तापमान अथवा दाब अथवा इन दोनों के कारण सेलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियाँ होती हैं। ठीक है, जिससे सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतरण की प्रक्रिया में सेलों के कुछ कण या खनिज तत्वों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित सेलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को, जो कायांतरित सेलों में खनिज और जो कणों की व्यवस्था होती है उसे क्या कहा गया है, पत्रण या रेखांकन कहते हैं। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के एवं गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कायांतरित सेलों में ऐसी संरचना को बेंडिंग कहते हैं। जो हल्के एवं गहरे रंगों में दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा गया है, बेंडिंग कहा गया है। बेंडिंग प्रदर्शित करने वाली सेलों को बेंडेड सेल कहा जाता है। बेंडेड सेल कौन सी होती हैं, जो बेंडिंग को प्रदर्शित करती हैं। बेंडिंग कौन प्रदर्शित करता है, जो वो हल्के और गहरे रंगों में दिखाई देते हैं उसको बोला गया है। कायांतरित होने वाली वास्तविक सेलों पर ही कायांतरित सेलों के प्रकार निर्भर हैं। कायांतरित सेल दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत की जा सकती हैं, पत्रित सेल और अपत्रित सेल। ठीक है, पट्टिताश्मीय, ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि रूपांतरित सेलों की कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए सेली चक्कर के बारे में पढ़ते हैं। सेलें अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती हैं, बल्कि इनमें परिवर्तन जो है वह होते रहते हैं। सेली चक्कर एक सतत प्रक्रिया है जिससे पुरानी सेलें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती हैं। सेली चक्कर क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जिससे पुरानी सेलें क्या होंगी, परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती हैं। आग्नेय सेलें जो प्राथमिक सेलें हैं, ये आपको पहले ही जब आग्नेय सेल के बारे में पढ़ाया तो बता दिया था कि जो आग्नेय सेलें हैं वो प्राथमिक सेलें हैं तथा अन्य जो बच गई अवसादी और कायांतरित सेलें इन प्राथमिक सेलों से निर्मित होती हैं। इन्हीं प्राथमिक सेलों से अवसादी और कायांतरित सेलों का निर्माण होता है।
आग्नेय सेलों को कायांतरित सेलों में परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय एवं कायांतरित सेलों से प्राप्त अंशों से अवसादी सेलों का निर्माण होता है। अवसादी सेलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती हैं तथा ये अपखंड अवसादी सेलों के निर्माण का एक विशेष स्रोत हैं। निर्मित भूपृष्ठीय सेलें जो हमारे भूपृष्ठ पर हैं, आग्नेय, कायांतरित और अवसादी प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जाते हैं। भूपृष्ठीय पत्रक के आंशिक अथवा पूर्ण भाग संस्करण पत्रक के क्षेत्र में अनेक पत्रक के नीचे चले जाते हैं तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण यही पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाती हैं जो आग्नेय शैलों के मूल रूप के स्रोत हैं। ठीक है, क्लियर।